Hi, welcome to the YouTube channel of Civils Notes. In this video, we are going to discuss the NCERT Political Science Class 6th, Chapter number 3. This is the third video in the NCERT series that we are currently running on this channel. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है. Now let's start the video. Chapter number 3. The title of the chapter is What is Government? हमने अपनी ज़िंदगी में गवर्नमेंट के बारे में बहुत सुना है. अभी रिसेंटली 2019 में मोदी गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट फिर से पावर में आई है. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नमेंट के इकोनॉमिक लेवल पे और रूरल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे गवर्नमेंट के क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, क्या गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं, किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी गवर्नमेंट होती है, स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट होती है और नेशनल लेवल में कौन सी गवर्नमेंट होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. हर एक देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ये गवर्नमेंट ही होती है जो डिसाइड करती है कि अब रोड्स कहाँ पे बनेंगे, स्कूल्स कहाँ पे बनेंगे, अगर प्याज के दाम महंगे हो गए हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और डिफरेंट टाइप के जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, टैक्स पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है, हर साल बजट पेश किया जाता है. तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. Government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. दोस्तों इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है वो भी गवर्नमेंट की ही होती है. आर्मी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है और जो एयर फोर्स और नेवी होती है उसकी भी रिपोर्टिंग सीधा गवर्नमेंट को की जाती है. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली आयुष्मान भारत की योजना को लागू किया है. इसके अंडर जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं यानी कि जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस है जिन लोगों का, उन्हें इंश्योरेंस दी जा रही है यानी वो अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में और उसका खर्चा जो है वो सब गवर्नमेंट पे करेगी. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब कभी भी किसी स्टेट में आपदा आ जाती है, जैसे रिसेंटली उत्तराखंड में बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों के घर टूट गए थे, दुकानें अस्त व्यस्त हो गई थी. तो उसमें जो रिलीफ का काम होता है वो भी गवर्नमेंट का ही होता है. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है. उसके बाद स्टेट लेवल में एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है और उसके बाद नेशनल लेवल में सुप्रीम कोर्ट है. इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं. अगर कोई फ़ैसला किसी इंसान को या किसी कन्विक्टेड पर्सन को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट किया जाए, उसके बाद वो स्टेट कोर्ट में अपील कर सकता है और फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट रिजॉर्ट के रूप में अपील कर सकता है. नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल लेवल पे भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है और सेंट्रल लेवल पे भी होती है. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज,
town or locality, the state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. दोस्तों लोकल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर इलाके का एक काउंसलर होता है और उस काउंसलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली होती है कि वो अपने इलाके की जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें इलाके में नहीं हैं वो उनकी जो रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है वो उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस रिपोर्ट को नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसके पास भेजती है ताकि नेशनल लेवल से फंड्स जो हैं यानी रुपए जो हैं वो उस गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए जा सके, ताकि अगर किसी लोकेलिटी में रोड्स बनानी है या किसी लोकेलिटी में स्कूल बनाना है तो उसके जो फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट इसी तरह से प्रोवाइड करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। This is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. अब गवर्नमेंट के अंडर ही पुलिस पर्सोनल जो होता है वो आता है, गवर्नमेंट के अंडर ही कोर्ट्स होते हैं। तो इस सब से जो है गवर्नमेंट एक कंट्री में रूल्स रेगुलेशंस लोगों से फॉलो करवाता है और इसी से किसी कंट्री में भी स्टेबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। अब जो ये लॉज बनते हैं इंडिया में, सबसे पहले ये लोअर हाउस यानी लोकसभा से पास किए जाते हैं, उसके बाद इनका जो अप्रूवल होता है वो राज्यसभा से पास किया जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट से जो है किसी भी लॉ को या एक्ट को लॉ में कन्वर्ट किया जाता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद। एनी पर्सन कॉट विदाउट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ये सब क्यों करती है? तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि किसी कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। अगर लोग लॉस का फॉलो नहीं करेंगे तो उस कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और किसी भी कंट्री में अगर स्टेबिलिटी ना हो तो राइट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट कितने तरह की होती है? जो हमारी कंट्री इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी हमारी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है और डेमोक्रेसी से ही चलती है। अब जो पहले के समय में होता था कि डेमोक्रेसी नहीं होती थी, लोगों के पास अपने ऑफिशियल्स को इलेक्ट करने की पावर नहीं होती थी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है कि किसी राजा का रूल होता था। द मोनार्क, किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matters with him, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the actions they take. अब अगर कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जैसे इंडिया में है, तो उस गवर्नमेंट को अपने लोगों को यानी कॉमन पब्लिक जो होती है, हम और आप, इनको आंसर देना पड़ता है। कोई भी लॉ या एक्ट जो होता है अगर वो लोगों को पसंद ना आए तो लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं, पिटिशंस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को फिर से रिव्यू करे और अगर उस लॉ में कोई अमेंडमेंट की जानी है तो उन्हें फॉलो किया जाए। लेकिन मोनार्की यानी किंग या क्वीन के रूल में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मोनार्क इज़ लाइक अ वन मैन और अ वन वुमेन शो। इस शो में लोगों की कोई अथॉरिटी नहीं होती है और जो पावर होती है वो सिर्फ किंग या क्वीन के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब सेकंड टाइप की गवर्नमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि इंडिया की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। हमें पता है कि इंडिया जो है 200 साल से भी ज़्यादा तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा
और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद 1947 में फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिली और फर्स्ट इलेक्शंस जो थे वो 1951 में कंडक्ट किए गए थे। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. जैसे आपको पता है कि हर 5 साल में नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे इलेक्शंस किए जाते हैं, जिसमें सेंट्रल लेवल पे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन किया जाता है, उन्हें इलेक्ट किया जाता है और हर 5 साल में ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। अब जैसे इंडिया में है तो टोटल 545 सीट्स जो हैं वो लोकसभा में हैं, यानी लोअर हाउस में टोटल 545 सीट्स हैं और जब भी नेशनल लेवल पे इलेक्शंस किए जाते हैं तो इन 545 सीट्स को फिल किया जाता है और इन सीट्स की फिलिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल होती है। ये जो पावर होती है ये कॉमन सिटीजन्स के पास यानी हम और आपके पास होती है कि हमें किसको इलेक्ट करना है ताकि वो हमें यानी हमारी लोकेलिटी को या हमारे सिटी को रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया गया है। नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन in government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called women's suffrage movement as the term suffrage usually means right to vote. दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि 100 साल पहले तक women और पुअर पीपल को वोट देने का कोई भी राइट नहीं था। जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस किया तो ये डिस्क्रिमिनेशन यही है। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी हिस्ट्री में दर्ज है और हमें बताता है कि कैसे वुमेन और पुअर पीपल के खिलाफ 100 साल पहले तक उन्हें ये कोई राइट ही नहीं था कि वो अपने लिए किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, propertyless and uneducated were not allowed to vote. अब यहाँ पे जो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थी यानी जब सबसे पहले इलेक्शंस होते थे तो वहाँ पे सिर्फ उन मेन को ये वोट करने का राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो एजुकेटेड थे। यानी यहाँ पे वुमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जो अनएजुकेटेड या पुअर थे उनके पास कोई भी राइट नहीं था वोट करने का। इस पे यंग इंडिया के एक जर्नल में 1931 में गांधी जी ने लिखा, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट और अ मैन who honestly works by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for a crime of being a poor man. गांधी जी ने लिखा कि मैं शॉक्ड हूँ कि जिसके पास वेल्थ है सिर्फ वही वोट कर सकता है और जो गरीब आदमी या जो भी इंसान और वुमेन दिन रात एक करके मेहनत करता है उसके पास कोई वोट करने का राइट है ही नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सिविल्स नोट्स को। हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज़ भी शुरू की हुई है और करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी शुरू की हुई है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। दोस्तों हमने प्लान किया हुआ है कि हम 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी की सभी बुक्स को कवर करेंगे। ये अभी जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ये बहुत ही बेसिक है, बेसिक लेवल का है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीपीएससी और पीएससी एग्जामिनेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना
और नोटिफिकेशंस बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगर कोई भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।